आप ये जो दौर चल रहा है, तो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, आखिरकार हम लोग किसी और दौर से भी हमारे पूर्वज गुजरे होंगे। तो वो एंशियंट टाइम पीरियड्स में जब गुजर रहे थे, तो वहाँ लोगों का दौर था सर्वाइवल का। वो लोग इसमें बिजी थे कि सरवाइव करने के तरीके ढूंढ रहे थे। आप सुने होंगे कि लिथिक एज आया, सारे एजेस गुजरे। उसके बाद आता है मिडिवल टाइम पीरियड। तो वो सारे मिडिवल टाइम पीरियड में अक्सर देखेंगे कि रिलीजन का बोलबाला होता है। ऑटोमन एम्पायर और बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में अक्सरियत साइंस का दौर आता है, और साइंस के दौर में लोग रीजन और लॉजिक की तलाश में रहता है, और जो चीज प्रूव नहीं होता तब तक यकीन नहीं करता है। तो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। इस दौर में कोई एक चीज को वरीयता नहीं दी गई है कि कोई इस पर ज्यादा हावी हो। तो हम आज के दौर में कोई एक चीज फैक्ट नहीं है जिस पर मेजॉरिटी है या जिस पर लोगों का कहना ज्यादा है। तो ना आज सोशल साइंसेस के साइंस पर कोई तरजीह दी जा रही है, यानी कि उसके ऊपर उसका मतलब ज्यादा अहमियत दी जा रही हो। तो आज के दौर में जो लोग जितने ज्यादा लैंग्वेजेस को जानते हैं, अपनी चीजों को डिलीवर कर सकते हैं, वो बहुत काबिल कहलाते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स से जुड़ रहे हैं कि जिनका नाम कफील है, और आप एमए इन अरबिक कर चुके हैं, आप एमएड किए हुए हैं, आप दिल्ली जैसी जगहों पर आप लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, अरबिक लैंग्वेज सिखाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पे। आप शुक्रिया आपका मुझे इस मौका देने के लिए कि मैं कुछ कह सकूं फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में, खुसूसन हमारे यहाँ जो चल रहा है उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब। जी सर, आपका ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने अरबिक लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले आप मेरे साथ अपना सफर शेयर करिए। कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्यों ये अरबिक लैंग्वेज आपने चूज की? जी, मैं आपको बता दूं कि अरबिक के बारे में कि मेरे जो प्राइमरी एजुकेशन है मेरे अरबिक से ही है, और शुरू से ही मुझे शौक़ रहा है कि मैं अरबिक बोलूं, अरबिक समझूं और दूसरे को जानूं। तो मेरे जो एजुकेशन रहा है पहले मदरसे में, फिर मैंने जामिया इब्न तैमिया, उसके बाद में नदवतुल उलमा लखनऊ जो हिंदुस्तान का मशहूर इदारा है, वहाँ से मेरी फ़रागत हुई। उसके बाद मैंने जामिया से अपनी क्वालिफ़िकेशंस को कंप्लीट किया। फिर मैंने मौलाना आज़ाद से एमएड कंप्लीट किया। फिर मैं इसी टीचिंग लाइन में मैं लगभग 2014 से हूँ, और प्रॉपर वे में मैं 2015 से आ गया था इसमें, इस फॉरेन लैंग्वेजेस में। तो पहले जो अरबिक लोग पढ़ाते थे वो ये था कि कुरान से रिलेटेड होता था, कि कुरान की फहमी हो, कुरान समझ सके। लेकिन बाद में हमने देखा कि इस लैंग्वेज के अंदर या फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर अरबिक के अपार्ट फ्रॉम द अरबिक अगर हम देखें, जैसे स्पेनिश है, फ्रेंच है, रशियन है, जर्मन है, तो इन सब चीज़ों में हमारे यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे जो स्टूडेंट है, जो स्ट्रगलर है, अगर वो एक लैंग्वेज को सीख जाते हैं तो उनके लिए जॉब के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी लोकेलिटी में, इस कम्युनिटी में देखा कि इस फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है इन कंपेयर टू अदर मतलब रिलीजियस में। जैसे कि आप दूसरे को देखेंगे हिंदुस्तान के इंडिया के अंदर, तो वो लोग फॉरेन लैंग्वेजेस जानते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, ख़ुद भी सीखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने शुरू किया कि अगर मैं लैंग्वेज सिखा करके किसी को जॉब प्लेस करा दूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब में जा सकता था, मेरा जो भी है स्टेट बीटेड सारी चीज़ें मेरा क्लियर है, लेकिन मैं नहीं गया। चूँकि मुझे इसी लाइन में रहना है, तो मुझे अच्छा लगता है मतलब पढ़ाना, लोगों को जॉब प्लेस कराना। अभी तक मैंने कई लोगों को कराया भी है और लोग कर भी रहे हैं। सर, जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि ज्यादातर हिंदी, इंग्लिश या कुछ हद तक उर्दू चलता है। तो अरबिक लैंग्वेज जो है वो एज ए रिलीजियस पर्पजेस के लिए इन इंडिया या कह ले सकते हैं साउथ एशिया में ज्यादातर यूज होता है। तो इसका मार्केट स्कोप क्या है? मान लीजिए एज ए इंडियन अगर वो अरबिक सीख लेता है, बोलना आ जाता है, लिखना आ जाता है, तो उसका मार्केट स्कोप क्या है? ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया। जैसे हमने कहा कि हम लोगों ने जो शुरू किया था ये इसी पर्पस से के लिए किया था कि जो हमारे कैंडिडेट है, नॉट द अरबिक बैकग्राउंड,
जो कॉलेज बैकग्राउंड से है, स्कूल बैकग्राउंड से, जिसकी क्वालिफिकेशंस इंजीनियरिंग है, डॉक्टर्स है, एमबीए किया हुआ है, या गवर्नमेंट जॉब का वो प्रिपरेशंस करते हैं, या नन, जैसे नन वो है नॉर्मल ग्रेजुएशंस किया हुआ है, आर्ट्स से किया हुआ है, अगर ये लोग फॉरेन लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज को सीख जाता है, लर्न कर लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, या यूनिवर्सिटी भी कराती है हमारे जैसे जामिया, JNU, और उसके बाद में DU यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा अलग अलग जो मतलब इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, वो सब कराती है। अगर कोई सीख जाता है तो इसके जो है ना हमारे यहाँ बहुत ही बेनिफिट्स है। और आपको मैं बता दूं कि जैसे कि अगर कोई एक लैंग्वेज सीखने के बाद दूसरे लैंग्वेज सीख जाता है तो समझिए उसकी दूसरी ज़िंदगी, मतलब सेकेंड डोर उसके लिए ओपन हो जाता है अपॉर्चुनिटीज़ का। जैसे MNCs के अंदर चले जाइए तो सारे MNCs के अंदर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये है कि आप गवर्नमेंट के एम्बेसीज में जा सकते हैं, और जो गवर्नमेंट के जो दूसरे कंट्रीज़ में जो एम्बेसीज है उसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है। मेडिकल टूरिज़्म में है, और ट्रेवल टूरिज़्म में है, मीडिया में है, एजुकेशंस में है, और MNCs में जैसे BPO है, KPOs है, IT सेक्टर्स में है। ये सारे सेक्टर्स में जॉब बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाता है। अगर हम अलग अलग बात करें कि किस लैंग्वेज में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है तो ये तो बहुत लॉन्ग टाइम ले लेगा। तो इसके लिए शायद कभी मिले सामने तो मैं बताऊं कि कितना किस में है। ये बेसिक, जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, वो बीटेक किए हुए है और वो MNC में जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब उनको मिल जाती है, तो जो मान लीजिए कि वो उस मिडल ईस्ट से उसको कॉपरेट करना है, मिडल ईस्ट से उसको लेना देना है, तो जब जॉब में प्रोडक्ट का बेचना हो या प्रोडक्ट बनाना हो तो उसमें लैंग्वेज के बैरियर आते हैं। तो उस केस में अगर एज ए बीटेक अरबी लैंग्वेज सीखता है तो कितना बेनिफिशियल हो सकता है? बीटेक वाले के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे जितने भी टेक्नोलॉजीज हमारे पास है वो जिसने भी दिया हो, अगर जिस कंट्री को आप फोकस कर रहे हैं वो अगर लैंग्वेजेस आता है तो वहाँ के डायरेक्ट ऑडियंस को लोकली आप उसको टारगेट कर सकते हैं, डायरेक्टली बेनिफिट्स दे सकते हैं। हो सकता है कि वो कंट्री अभी आपका डेवलप ना हो, वहाँ पे उस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, और वहाँ के लोगों ने वो बीटेक की ग्रेजुएशन डिग्री हासिल ना की हो और आपने हासिल कर लिया और लैंग्वेजेस सीख लिया, तो इंडिया छोड़ करके आप उस कंट्री में जाके डायरेक्टली अपनी चीज़ों को वहाँ पे बेच सकते हैं, बता सकते हैं, उनको दे सकते हैं, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जितना हमारा इंडिया जो कंट्री है वो डाइवर्सिटी है, दूसरी कंट्री में नहीं है, वो बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही सोचते हैं, एक ही काम को करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, जो ज़मीन है जो बहुत ही ज़रखेज़ है, ठीक है, यहाँ हर चीज़ तैयार हो जाता है और हम लोग कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, किसी को भी सीख लेते हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री को फोकस करते हैं जो अभी अंडर डेवलप है या जो डेवलप कर चुकी है, तो आप सीखते हैं तो बहुत ही बेनिफिट्स होगा उसके लिए, क्योंकि आपके लिए दूसरी कंट्री में, यहाँ से लेके दूसरी कंट्री में ले जाकर चीज़ों को दे सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं, वहाँ पे स्टेबल कर सकते हैं, सिस्टम लगा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इसकी। जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट दिल्ली जैसी जगहों पे है जी, आपका अरबिक लिंगुआ इंस्टीट्यूट है, यहाँ आप फ्रेंच सिखाते हैं, स्पेनिश सिखाते हैं, जर्मन सिखाते हैं। तो यहाँ जो बच्चे आपके सीखने आते हैं किस बैकग्राउंड के अक्सर होते हैं या क्या किस मकसद से आते हैं ज़्यादातर? देखिए, हमारे पास जो मैंने आपको पहले अपने इंट्रो में बताया था कि हमारे ये कम्युनिटी में इन कंपेयर टू अदर कम्युनिटी फॉरेन लैंग्वेजेस पे किसी का रुझान नहीं है, किसी का इंटेंशंस नहीं है, उनको पता भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है कि वाकई ये चीज़ें भी कुछ है। जब ये जाते हैं किसी कंपनी में काम करने तो वहाँ देखते हैं कि अगर मुझे कोई अरबिक सीख गया होता, फ्रेंच सीख गया होता, जर्मन सीख गया होता, स्पेनिश सीख गया होता, तो वहाँ के क्लाइंट से हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, और वहाँ हमारी कंपनी को एक ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो जिसको लैंग्वेजेस आती हो, तो वो लोग वहाँ से डायरेक्टली ढूंढते हुए मुझे आते हैं, और उनकी कोई वो नहीं रहता है कि आप मुझे सिखा दें, 2 महीना लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, आप मुझे सिखा दें, मुझे ज़रूरत है इसकी, चूँकि अगर मैं सीख जाता हूँ तो कंपनी मुझे वहाँ भेज देगी और सारी चीज़ें होगी। तो हम अगर पहले से सीख जाते हैं तो हमें मार्केट में इसकी बहुत ही ज़रूरत है। तो ये लोग आते हैं जो कंपनी में जा चुके हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो आते हैं सीखने के लिए हमारे पास ज़्यादा, इन मुकाबले इसके कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी पास आउट किया हो, चाहे उनकी डिग्री ग्रेजुएशंस हो, मास्टर्स हो, PhD हो, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब प्रोफेशनल है उनको ज़्यादा नॉलेज, 10 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे पास जो लैंग्वेज सीखने आते हैं, आप बता सकता हूँ 56 साल के लोग आते हैं सीखने के लिए,
कि उनको मतलब अरबिक सीखनी है या स्पेनिश सीखना है, फ्रेंच सीखना है, उनको पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। इसलिए हमने शुरू किया कि एक नई चीज़ हो जाएगी, कुछ लोग रोज़गार से हो जाएंगे, जो भी हमारी कोशिश रहेगी वो हो जाएगा बेहतर। जैसे सर मैंने बीटेक किया है पंजाब से, और पंजाब 3 साल रहा हूँ, तो वहाँ जब चंडीगढ़ जाएंगे या जो कम्युनिटी है तो उनका कनाडा से ज़्यादा लिंक होता है, तो Right. वहाँ आइल्स का, टफेल का, इन सब के एग्जाम्स की प्रिपरेशन वहाँ बहुत कराते हैं। तो ये जो एग्जाम्स हैं और बेसिक लैंग्वेज बोल स्पीकिंग है, जी। उसमें क्या फर्क होता है? किस तरह से बच्चा वहाँ तैयारी कर सकता है? इसमें कोई डिफरेंस होते हैं? देखिए, आयल्स तो एक इंग्लिश का है, जो आयल्स जो कंट्रीज़ है, जैसे हमारे पास कनाडा है, यूएस है, न्यूजीलैंड है और यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, उसके लिए वो करना, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाती है तो इस कंट्रीज़ में जा सकते हैं। मैंने कहा कि ये फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे आपको स्पेनिश सीखेंगे तो आप स्पेन में जाएंगे, आधे अमेरिका से ज़्यादा लोग स्पेनिश बोलते हैं। जर्मन अगर आप जाना चाहते हैं तो जर्मनी जाना चाहते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना होगा। फ्रेंच जाना चाहते हैं तो वहाँ जाकर सीखे, या आप यहीं रह करके, जैसे ट्रेवल एंड टूरिज़्म का काम होता है, मीडिया का काम है, आप वहाँ की जो न्यूज़ चैनल है और आप यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग करते हैं इंडिया से, तो आप या वहाँ की ज़बानों में अगर बोलते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि वो लोग पहुँच जाए वहाँ पे, चीज़ों को सीख जाए। तो बहुत सारे हमारे पास जैसे न्यूज़ से रिलेटेड, जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, वो लोग भी आते हैं कि हमें लैंग्वेज सिखा दें, हमें, जैसे BBC वाले, अल जज़ीरा वाले, ये सब कई लोगों ने हमसे किया है वहाँ से कि मतलब हमें लैंग्वेज चाहिए जिसका मुझे वहाँ पे बेनिफिट्स है। हाँ, वो यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं और सबके मतलब है यहाँ पे लोग। अच्छा, एक बात और जानना है सर कि जैसे टफेल का नाम लिया हमने, GRE का एग्जाम होता है या आइल्स का एग्जाम होता है, तो क्या जो मिडल ईस्ट है, अरब कंट्रीज है, यहाँ के बच्चे जो वहाँ पढ़ने जाए तो उस तरह से कैसे वहाँ अप्रोच कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं? हाँ, देखिए, यही हमारे लिए अरबिक का शायद आपको मार्केट में अहमियत इसलिए नहीं लग रहा होगा कि अरबिक ऐसी कंट्रीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे गूंगे भी चाहे तो जा सकते हैं, और जिसके जेब में कुछ भी पैसा ना हो, सिर्फ टिकट लेके भी जा सकता है, और ज़बान उसकी अरबिक में, अरबिक भी कहना नहीं आता हो, वो जा सकता है। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, आपको इंग्लिश जो है एक हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तभी दे अलाउ टू इंटर, तभी वो अपने यहाँ वो आपको अलाउ करते हैं कि आप हमारे यहाँ। लेकिन अरब कंट्रीज़ के अंदर आप कुछ भी करके जा सकते हैं, आपको अरबिक आना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है अरबिक का, इसलिए लोगों को लगता नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ स्पीकिंग इंग्लिश में बात करना है। लेकिन उन्होंने अपना, वो एक ज़िंदा कौम है और हमारी कौम भी ज़िंदा है, लेकिन लैंग्वेज के बारे में जो आप छोड़ देंगे चीज़ों को, तो शायद आप ख़ुद को मिटा देंगे। तो अरब कंट्री का शायद ऐसी हाल है कि वो लोगों को खुद नहीं पता है कि हमारी ज़बान क्या है, वो खुद ही मतलब नीचे चले जा रहे हैं ज़बान की वजह से। लेकिन यूरोपियन कंट्री जो अब तक अपना स्टैंडर्ड बना के रखा है, वो उसी वजह से है कि वो अपनी ज़बान पे बड़ी मेहनत की है। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूं कि अगर हम लोग कहते हैं ओके, तो अमेरिकन अगर होगा तो आपकी ये ओके जो साउंड है ना, ओके, हम सब समझ रहे हैं क्या होता है, लेकिन वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। दे कैन से ओके, तब उनको समझ में आएगा जी, राइट, जबकि वो समझ रहा है, बट आपको वो क्या होगा, उसी टोन में बोलेंगे तभी जाके वो समझेंगे वो। अदरवाइज उनको, वो समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए वही एक्शन, तभी समझ पाएंगे। और हम तो गूंगे की बात भी समझ जाते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ है। तो सर ये जो लैंग्वेजेस हैं, तो एक तो होता है रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, और एक हो गया लिटरेचर को पढ़ना। तो एज ए आप कोचिंग के एक डायरेक्टर हैं, तो उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, मतलब स्पीकिंग में और लिटरेचर को समझने में, या डीपली किसी लैंग्वेज को जानने में? देखिए, डीपली किसी लैंग्वेज में अगर आपका इंटेंशन है कि मुझे डीपली अंडरस्टैंडिंग करना है, तो आप इसके लिए किसी यूनिवर्सिटीज़ को या किसी मदारिस को, या जो प्रॉपर वे में जो टाइम दिया जाता है 3 साल 5 साल, वो आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट टाइम कोर्स है, ठीक है, जिससे आप वर्किंग में जा सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, आप MNCs में जा सकते हैं, एम्बेसीज में जा सकते हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म, मार्केट रिलेटेड चीज़ें जो है ना हम लोग कराते हैं। और इतना होता है कि आप लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ से लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात के लिटरेचर समझना, उसकी चीज़ों को जानना, तो उसमें जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है। लैंग्वेज में भी लेवल है कि आप बड़े लेवल पे उसको समझे, हाई लेवल पे,
और लैंग्वेज को समझने वाला भी गार्डनर के अकॉर्डिंग तो सेकेंड लेवल की ज़हानत उसकी होती है। उन्होंने 7-8 लेवल का ज़हानत किया है। तो दूसरे लेवल की ज़हानत जो है ना, फर्स्ट हमारे जो लॉजिकल होता है, जो रीजनिंग समझते हैं, दूसरे होता है जो थिंकिंग, जो लैंग्वेज है उसको समझता है, उसको दूसरे। तो आपको लैंग्वेज में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको लिटरेचर समझ में आएगी, उसकी जो पोएम है वो समझ में आएगा। ऐसे आप 6 महीने के अंदर बहुत अच्छा लैंग्वेज में हो जाएंगे, जिससे आप काम कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को आप अच्छा कर सकते हैं। और आप लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके लिए दूसरा कल्चर, दूसरी दुनिया आपके लिए डायरेक्टली ओपन हो जाता है। आपको लगेगा नहीं कि मैं अपने कंट्रीज में हूँ कि दूसरे कंट्रीज में हूँ। ये है। जैसे कि अरबिक लिंगुआ इंस्टीट्यूट में फ्रेंच, जर्मन, अरबिक ये सारी लैंग्वेज सिखाए जाते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज के कितने ड्यूरेशन मतलब देने होते हैं, कितना टाइम देना होता है कि वो बेसिक जो समझ है और स्पीकिंग उसे आ जाए? हाँ, इसमें जो एक है लेवल के अकॉर्डिंग चलता है ये। जैसे A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, इस तरह से 6 लेवल है इसके अंदर, यूरोपियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें मिनिमम पहले जो था वो 3 लेवल की ज़रूरत होती थी, B1 तक। अब कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं कि B2 लेवल चाहिए हमें। तो B2 लेवल में अगर एक लेवल में 1.5 से 2 महीने में हो जाता है, 2 महीने बहुत है। तो अगर ऐसा कहे 4 लेवल के लिए तो 7 महीने 8 महीने में हो जाता है, इतना कि एक स्टूडेंट अपना काम बढ़िया से कर सकता है, लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकता है। अच्छा सर, ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हर जगह एम्बेसीज होती हैं एक कंट्री की दूसरी कंट्री में, तो वैसे इंडिया में भी बहुत सारी एम्बेसीज हैं, अलग अलग कंट्री की हैं, और आप कई लैंग्वेज सिखाते हैं, तो आपके इंस्टीट्यूट से भी कोई स्कोप है एम्बेसी को ज्वाइन करने का? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट से भी है, चूँकि मैं बता रहा हूँ जो लोग लैंग्वेज जानते हैं उनको दूसरी चीज़ें नहीं आती, जैसे बिजनेस नहीं आती है, पॉलिटिक्स नहीं आता है, ये नहीं आता है। जो लोग, हमारे अरबिक की बात मैं करूँ तो उनको वो चीज़ें नहीं आती है। फ्रेंच में या जर्मन में, स्पेनिश में कोई, इंडिया के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो लॉन्ग मतलब स्टडी हो, एक्सेप्ट अरबिक। अरबिक में हमारा क्या है कि बहुत शुरू से पढ़ा जाता है और इसमें लॉन्ग टाइम दे के आते लोग, 10 साल 15 साल लगाते हैं, तो लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं। बाकी जितने भी मतलब जो स्कोप है वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में आने के बाद में वो कहीं से डिप्लोमा कर लिया, कोई एडवांस डिप्लोमा कर लिया, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके रह गया, या फिर वो इंस्टीट्यूशन से करने के बाद ही वो उस चीज़ में लग जाते हैं। तो सभी लोग का ये प्रेफरेंस होता है कि मुझे हायर डिग्री हो और एक अच्छा कैंडिडेट हो। तो अरबिक में तो मिल जाता है, लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस में कम मिलते हैं। वो वही मिलते हैं जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन से किया हो, या फिर डिप्लोमा किया हो, या एडवांस डिप्लोमा किया हो, वही कैंडिडेट मिल पाते हैं उनको। तो इसलिए हमारे यहाँ से भी या फिर और भी इंस्टीट्यूशन से हैं, उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है और उनका रिक्रूट हो जाता है एम्बेसीज के अंदर। ठीक है, लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो वहाँ पे जो ज़रूरत है, जो मेन क्वालिफिकेशन है उसकी ज़रूरत होती है, ना कि लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस क्या होता है, सपोर्ट है, बेस नहीं है। ये जॉब का जो है ना, ये बेस नहीं है कि आप लैंग्वेज सीख गए डायरेक्टली, कि आपने अरबिक सीख लिया तो आप अरबिक का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिवाय ये कि आप कुरान मजीद समझे, हदीस समझे, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आप उसके साथ साथ अगर आप मार्केट की ज़रूरत को समझते हैं तो आप इस अरबिक के अंदर बहुत पैसे कमा सकते हैं। आप फ्रेंच को सीख लिया, फ्रेंच की कोई ज़रूरत, लेकिन फ्रेंच के साथ साथ आपको कोई स्किल हो, कोई टेक्निकल नॉलेज हो, ठीक है, या आपने कोई ऐसी एजुकेशन हासिल किया, उस पर ऐड ऑन करके आप बहुत बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। सर, जैसे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, JNU हो गया, जामिया हो गई, BHU हो गए, तो यहाँ बड़े क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स रहते हैं और वो पास आउट करके निकलते हैं। तो वो इकोनॉमी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये सब इतनी नॉलेज गेन करने के बाद अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का लैंग्वेज ऐड कर लें अपने उस पूरे होल उसमें, तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? हाँ, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि आपने अगर लैंग्वेजेस जो चीज़ें, जो भी एजुकेशंस का आपने नाम लिया, अगर वो पढ़ लिया तो वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अपनी कंट्री में रह के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर जैसे जिस कंट्री जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उस कंट्री से और अपनी कंट्री से डायरेक्ट बिजनेस का कनेक्शंस कर सकते हैं, या एज ए एम्प्लॉय आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, या आपने कहा कि कई सेक्टर्स है, किसी एक में भी आप चूज करके जा सकते हैं। हर जगह ज़रूरत है और अपनी बिजनेस को, हर आदमी चाहता है कि मेरा बिजनेस जो है इंटरनेशनल हो जाए।
हमारे पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल हो जाए, बड़ा हो जाए, तो सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे हम भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट देते हैं उनको, उनकी ज़रूरत होती है। और हम डायरेक्ट भी उस चीज़ पे कर सकते हैं। अगर लैंग्वेजेस आती है तो हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता है। हमारा एक ग्रुप वर्क होता है, तो किसी का बिजनेस है, कोई उसमें इंटरप्रेटिंग कर रहा है, कोई टेक्निकल, मतलब डिफरेंट चीज़ें हम समझ सकते, सारी चीज़ें करके टीम वर्क हो करके काम करता है। तो लैंग्वेज की भी बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप कोई काम करना, जैसे आप पोस्टकास्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी पोस्टकास्ट को अगर आप अरब कंट्री में करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं फ्रेंच के लिए कुछ कल्चर को अपने इंडिया के अंदर दिखाऊं जहाँ पे लोग इंटरेस्ट रखते हैं उसके बारे में, तो ऑब्वियसली आपको फ्रेंच की चीज़ें लाके वहाँ के लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सीखेंगे इस चीज़ को, फिर ही दिखाएंगे। वहाँ की कंपनी आ गई यहाँ पे, तो आपको कैंडिडेट जो चाहिए वो चाहिए जो फ्रेंच जानता हो, तो अब फ्रेंच आपको सीखना पड़ेगा। सही। तो फ्रेंच चाहिए तभी जाके आप कर सकते हैं चीज़ों को। सर एक बात बताएं, जैसे कि इंडिया में आप देखे होंगे एज ए अरबिक लैंग्वेज एजुकेटर कि मेडिकल टूरिज्म बहुत ग्रो किया जी, और बहुत हद तक बहुत लोगों ने अपने हिसाब से मेहनत के पैसे भी बनाए। राइट। तो क्या लगता है कि अगर जैसे वो केवल लैंग्वेज सीख करके वो इंटरप्रेट करते हैं, अगर वो उसमें कुछ अपने बिजनेस स्किल्स को इंक्लूड करें तो क्या उसमें और भी ग्रोथ किया जा सकता है? देखिए, हाँ, अभी बताया कि जैसे ये हमारे काम है, जैसे इंटरप्रेटिंग का काम करते हैं मेडिकल टूरिज्म में। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें अरब कंट्रीज के ज़्यादा लोग आते हैं दूसरे कंट्री के मुकाबले में। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको अरबिक में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो जो उनका इलाज करवाते हैं, मुआलजा जो कराते हैं, वो एक इंटरप्रेटर ही करवाता है। तो एक इंटरप्रेटर उनका काम कराते हैं, ठीक है ना। अगर आप अरबिक सीख जाते हैं तो वो काम आप सीख गए और फिर आप काम कराएं। नहीं, उसमें मेरा ये सवाल है सर कि अगर मान लीजिए एज ए इंटरप्रेटर हम हैं और केवल हम लैंग्वेज जानते हैं जामिया से या कहीं से भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करके वो काम करने, तो अगर थोड़ी नॉलेज हो, उसी को एक कंपनी बना ले, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी जाने और उस पूरी सिनेरियो को समझे, तो और भी ग्रोथ किया जा सकता है, जॉब भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो आकलन है, अक्सर मैं देखता हूँ कोई लैंग्वेज सीखते हैं, किसी हॉस्पिटल को पकड़ते हैं और उसमें जा करके वो समझिए कि मीडियम का काम करते हैं। राइट। तो वो अगर कंपनी का शक्ल दे दे तो उस तरह से ग्रोथ हाँ, देखिए, इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कंपनी बनाते हैं तो हो सकता है कि आपको स्ट्रगल करते करते बहुत लंबा टाइम चला जाता है। और अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छा है या आप चाहते हैं इस तरह से टीम वर्क है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप जो है ना कंपनी बनाएं और वहाँ उस कंट्री में जाए, वहाँ से डायरेक्टली पेशेंट लेकर के आए और यहाँ पे इलाज कराएं, तो एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रीज हो सकता है और उसमें आप बहुत लोगों को जॉब दे सकते हैं। तो जाहिर है कि किसी भी काम को करने में स्ट्रगल चाहिए और वो चीज़ें आपको देना पड़ेगा। और कंपनी खोलते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। हम भी इस जगह पे हम पढ़ा रहे हैं, हम भी मेडिकल टूरिज्म में गए थे काम करने। कंपनी में मैंने काम किया है 3 साल, फिर एक जगह 3 साल, 2 कई जगह। तो मैंने पूरा मिडिल ईस्ट को देखा है, पूरे मतलब काम किया है। हमारा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का अच्छा खासा, ठीक है, और मेडिकल टूरिज्म का भी मतलब एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे क्या हुआ ना, कंपनी में भी गया तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया, कॉर्पोरेट में भी गया तो मज़ा नहीं आया, मेडिकल टूरिज्म में मज़ा नहीं आया। फिर मैंने टीचिंग मतलब पैरेलल में करता रहा टीचिंग, तो मैं टीचिंग में रह गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट खोल करके उस चीज़ को दे रहे हैं। सर आप मेडिकल टूरिज्म में रहे हैं तो आखिर देखे होंगे कि कमीशन वाले मामले बहुत सामने आते हैं, तो इसके ड्रॉबैक क्या हैं और क्या एडवांटेजेस हैं इन सब सिनेरियो? देखिए, इसमें हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि पेशेंट से कोई अलग से चार्जेस लिया जाता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है जो मैं बता रहा हूँ। और हकीकत तो हर दिन बदलता रहता है, तो चूँकि इसका कोई रूल नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है अब तक जो हो रहा है, तो जो कम हॉस्पिटल्स की जो फीस होती है ना, उस फीस में से इनके परसेंटेज जाते हैं, ना कि वो अलग से उनसे चार्ज किया जाता है। ये है, जैसे अगर आप एक पेशेंट को कोई में उसके क्या बोलते हैं पेशेंट रहता है और उसकी फीस आती है 1 लाख रुपया, अगर हॉस्पिटल में कहीं है तो वो 1 लाख रुपया पेशेंट देगा, ना कि उनको 1,25,000 रुपये या 1,20,000 रुपया देगा। ऐसा नहीं है, उनको 1 लाख रुपये देगा। हॉस्पिटल की जो फीस आ रही ना 1 लाख रुपये, उसमें से उनके परसेंटेज रहते हैं, उसमें मिलता है। तो इसमें लीगल प्रोसीजर है कुछ कि इस तरह से काम किया जा सकता है? नहीं, इसमें कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है। अगर हम पहले नहीं करते थे, इसमें जो मार्केट जो आया, हमारे अरबिक के ज्यादा लोग आए 2006 और 7 से आया। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल इंडिया किया। हाँ, इससे पहले लोग करते थे ये काम। तो इस काम में पंजाबी थे और वो लोग पेशेंट लाते थे और उनको पेशेंट को क्या करता था, बिस्तर पे लेटा गया और क्या बोलते थे वो इशारे से समझ गए तो समझ गए, नहीं तो फिर वो
ऐसे रहते। तो अरबिक में जब अरब के लोग आए, जो अरबिक पढ़े हुए लोग आए, तो उनसे उनकी हमदर्दी लगी, उनसे एक अपनापन लगा, और उनको लगा कि हम कुछ चीज़ें करा रहे हैं, हमारे पैसे सही जगह जा रहे हैं, चूँकि लैंग्वेज की वजह से। जी जी उससे जी। पहले लैंग्वेजेस नहीं था, दूसरे लोग ये काम कर रहे थे, तो इसमें जो परसेंटेज जो है वो मेरे ख्याल से अलग से नहीं लिया जाता, उन्हीं से लिया। अभी सब लोगों ने होटल का रखा हुआ है कि होटल में हमारे यहाँ रहेंगे, तो होटल की जो फीस होती है 2,000 रुपये, वो उतना ही लेते, अलग से नहीं लेते। लेकिन वो होटल वाले से वो उसमें से चार्ज करते हो, 10% हो, 5, जो भी होगा वट हाँ, एवर, वो होटल वाले से लेते, लेकिन वो अगले वाले से नहीं लेते, ऐसा है। अच्छा सर, जैसे आपने ये सारे इंडस्ट्री वगैरह देख रखी है, लैंग्वेजेस सीखे हैं, बहुत सारे उसमें जॉब किया हुआ है, तो आप ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। कहाँ परेशानी आई हो, कहाँ स्ट्रगल किए आपने यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, स्ट्रगल का मामला ऐसा है कि ज़िंदगी में वो कहीं पे नहीं छूटता है। अगर आप सोचेंगे कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई, ये खुश हो गए हैं, या ये सारी चीज़ें देख के, तो ये नहीं है, ये रोज़ लगता है, ये हर दिन समझिए करना है। जब तक सांस है आपको काम करना, जैसे आपको नमाज़ पढ़ना है, इबादत करना है, एज ए मुस्लिम आप समझ सकते हैं कि हर वक्त जैसे वक्त हुआ आपको नमाज़ पढ़ना, जैसे भूख लगी खाना खाना, जैसे सुबह हुआ, तो ये इसी तरह से ज़िंदगी चलता है। ज़िंदगी का अगर मामला ये समझे कि मेरा सेट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं। आप समझिए कि ये हमारी इबादत है, हमें करना है। अगर आप ये सोच के करते हैं किसी काम को कि नहीं मुझे करना ही करना है काम, ठीक है ना, काम के बगैर दिल नहीं लगता है, तो आप एक अच्छे कौमी मतलब हो सकते हैं, और आप अच्छे नागरिक हो सकते हैं, और ग्रो भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें सेटअप हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये क्या सोचते हैं कि मेरा काम हो गया सेटअप, मैं चला जाऊँ छोड़ के, फिर वो नीचे चला जाता है। आप देखेंगे कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अंबानी का, आप देखें कि वो कितना मतलब मेहनत करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में आप देखें गांव में घर में कि थोड़ा सा बिजनेस सेट हुआ या बेटा चला गया, सब लोग काम छोड़ के, छोड़ो आप बैठ जाते हैं आराम हाँ, से, वो तो फिर कल्चर हम लोग होता है। ड्रॉबैक मतलब बहुत ज़्यादा है इस चीज़ों का। जी। हाँ, तो आप देखेंगे तो आपको क्या करना है ना, कि मेहनत करना है, हर दिन काम करना है, ये सोचे तो आप आगे चले जाएंगे। स्ट्रगल तो हर दिन रहता है, हमें भी रहता है कि पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अगले दिन कैसा होगा नहीं होगा, ये सबको लगा रहता है, लेकिन आप होप पे दुनिया कायम है। और अल्लाह ताला ने कहा है ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह वला तयसु मिर रहमतिल्लाह, कि आपको कितनी भी परेशानी हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप उम्मीद का दामन छोड़ गए तो समझ गए आप मर गए, आपका कोई मतलब जगह नहीं है, कोई मकाम नहीं है। तो चाहे जितनी भी परेशानी हो जाए, परेशानी मैं गिना नहीं सकता हूँ, लेकिन जितनी भी परेशानी हो जाए, आपको उम्मीद रखना है कि मुझे करना है, तो आप कर लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं पे कोई फिक्स है। अगर जिस बाप को इतनी मोहब्बत होती है, वो जो है ना नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसा हो जाए, लेकिन वो चीज़ें उनके हाथ में नहीं। हमारा बिलीफ के मुताबिक ये चीज़ें अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। लेकिन हमारे जो जिम्मे है कि फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि, यानी जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, ठीक है। तो ये मामला जो है ना कोई साल 2 साल 4 साल का नहीं है, ये आपके मतलब टिल द डेथ, जब तक आपका सही सालिम सब कुछ है, आपको करते रहना है। और ये आप दूसरी कौम में देखेंगे, जैसे क्रिश्चियंस में है, यहूदी में है, उनके यहाँ 90 साल के 95 साल के लोग हैं, 100 साल के, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एकदम पहले जवानी में लोग छोड़ देते कि मैं काम अब छोड़ दिया, अब कुछ नहीं कर रहे। ऐसे 2-4 लोग होते हैं, लेकिन सबको मेहनत करना पड़ता है। तो आप अपना बना ले कि मुझे जो है ना मेहनत करना है तो करना है, और हर चीज़ का जिम्मेदार, जैसे अस्साजु मिन्ना वल इत्मामु लिल्लाह, और दूसरा है वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, यानी कोशिश करना हमारा काम है, पूरा करना अल्लाह ताला का, और हमारे लिए तो सिर्फ कोशिश है। अगर ये सब चीज़ें करें तो इंशाल्लाह कहीं भी ना उम्मीदी नहीं आएगी, आप फेल्योर नहीं होंगे। आप जो चीज़ चाहें, अच्छा सोचें, वो चीज़ें आपको हो के रहेगा, मिल के रहेगा इंशाल्लाह। आपने बहुत अच्छे से बातें की। मैं आपसे आपको 1.5 से 2 मिनट दे रहा हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे देश के यूथ को इन सिनेरियो अपने ग्रोथ पर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग क्या करें और कैसे ग्रो करें? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका जो फील्ड है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस है या आपने एजुकेशन हासिल की है, तो आप उसी पे काम करने की कोशिश करें, चाहे जितना टाइम लगे, ठीक है। जितना टाइम लगे आप उसी पे काम करने की कोशिश करें। आप दूसरा जो फील्ड चेंज करने की जल्दी कोशिश ना करें। आमतौर से क्या होता है कि हम लोग
एक फील्ड में करते हैं और दिखता है कि मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे गांव वाले हैं या मेरे जानने वाला है, उसने फलां काम किया और इतना बड़ा हो गया, हम उसी की तरफ हम जल्दी चाहते हैं कि हमें भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके पीछे, सक्सेस के पीछे देखेंगे उन्होंने हज़ारों रात लगाई होगी, तब जा कर के वहाँ पहुँचा है। तो हम अगर किसी काम में फेल भी हो जाते हैं तो हमें वही करते रहना चाहिए, और जिस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, आप उसी को करें। चाहे बार बार जितनी बार आप गिरे, आप उसी को करें। आपका पैसे ज़ाय हो सकता है, मादी नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है ना कम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे कमा के आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम भाग सकते हैं, कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है ना, अपनी जो आपकी एक्सपर्टाइज है आप उसी में लगे रहें, उसी में कुछ आप नया कर जाएंगे, कोशिश करते रहे, लगे रहें, ठीक है, मेहनत करें। उसके अलावा और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि कोई आपको किसी बाबा के ज़रिए या किसी मतलब ऑनलाइन मतलब कोई इन्वेस्टमेंट के ज़रिए या इसके ज़रिए उसके ज़रिए आप रातों रात अमीर बन जाएंगे या रातों रात एक्सपर्ट बन जाएंगे। ऐसा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। बड़ा आने का जो रास्ता है, कोई भी चीज़ आने का, जैसे एजुकेशन आना, शोहरत आना, बच्चे का पैदा होना, ये सब बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो समझे कि आपको लॉन्ग काम करना पड़ेगा किसी भी चीज़ में, तब जाके सक्सेस होगा। पेशेंस रखें, करते रहें, वक्त आएगा। आप देख रहे हैं कि कोई सक्सेस है तो उनका वक्त जाएगा, आपका वक्त अभी नहीं आया है। हो सकता है किसी को मिल जाता है, ज़िंदगी के पहले मरहले में मिल जाता है, 20 साल में, 25 साल में सक्सेस हो जाता है। एक आदमी 50 साल में सक्सेस होता है। तो और सक्सेस के भी डेफिनेशंस अलग अलग है। किसी के यहाँ पैसे का हो जाना, किसी के यहाँ औलाद का हो जाना। कुरान में तो कई चीज़ें बताई है कि मतलब कई चीज़ें हर वक्त के हिसाब से अलग अलग है। तो आप जो है ना लगे रहें, कोशिश करते रहें, और कोशिश भी मतलब ऐसे नहीं कि सीधे कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा आपके अंदर जुनून होनी चाहिए। आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं और वाकई उस चीज़ के लिए है, चाहे उसमें जितनी भी परेशानी हो, जितने भी स्ट्रगल हो, सबको सहते जाए। आप पॉजिटिव सोचें, है ना, मुस्बत रहे, फिर इंशाल्लाह सक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों, ये हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट पे जुड़े थे कफील अहमद साहब थे, जो कि आप महारत हासिल कर चुके हैं अरबिक लैंग्वेज में और काफ़ी सालों से आप पढ़ा रहे हैं और कई सारे सेक्टर्स में आपने जॉब किया है। तो मैं जिस तरह से आपने डील किया सारी बातें, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैंने कभी लिखा था, एजुकेशन इज अ वेपन, इफ यू हैव देन यू कैन चेंज द वर्ल्ड विदाउट किल। पूरी होल सोसाइटी को ये समझना चाहिए, या जिस तरह से जो मिडिल फैमिली के लोग आते हैं वो भी इस चीज के तलाश में रहें कि अपनी मंजिल पर किस तरह से पहुंचना है। अगर नहीं भी पहुंचते हैं तो उसके अल्टरनेट भी मार्केट में मौजूद है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हर सैटरडे संडे जिस तरह से हम पॉडकास्ट लाते हैं, वो किसी एक पर्सनालिटी को हम अप्रोच करते हैं, अगर वो रेडी होते हैं तो उनसे हम बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े थे कफील अहमद साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ और हमारी बातों को सुनने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।